हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जिसको आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति को। तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों होती है, कारण क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण हैं, जैसे कि सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, बौद्धिक कारण और तत्कालिक कारण। इन्हीं कारणों से क्या होता है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है। और सबसे जो बड़ी कारण थी वो कारण यह थी कि वहाँ का जो शासक था जिसका नाम था लुई 16वां। तो लुई 16वां जो था वो बहुत ही निरंकुश शासक था वहाँ का। उसने क्या किया था, उसके राज्य में जितने भी सैनिक थे उनके ऊपर जो खर्च आता था, सैनिक के ऊपर जो खर्च आता था उसमें वो किसी भी प्रकार की कमी नहीं करता था। सैनिक के लिए जो सैनिक को जो सुविधा चाहिए वो उसको मिलती थी, लेकिन उसके लिए लुई 16वां क्या करता था, अन्य राष्ट्रों से कर्ज लेता था, जिससे वहाँ की आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। और वहाँ के समाज के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ की जो समाज थी वो उसको 3 वर्गों में बांटा गया था। वहाँ के लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया था और वो वर्ग थे पादरी वर्ग, माध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग। तो पादरी वर्ग जो थे वहाँ की भूमि का जो 10% हिस्सा था उस पर वो अपना अधिकार जमाए थे, और जो 30% हिस्सा था उस पर कुलीन वर्ग का अधिकार था, और जो शेष बचा 60% उस पर मध्यम वर्ग के लोगों का अधिकार था। तो अगर देखा जाए पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों को मिला दिया जाए तो वहाँ की जो कुल जनता थी, वहाँ की कुल जनता के केवल 6% ही थे। ये दोनों मिलकर के कितने थे, 6%। बाकी जो 94% वहाँ की जनता थी वो मध्यम वर्ग में आती थी। लेकिन इस 94% जनता का जो भूमि पे अधिकार था केवल 60% भूमि पे अधिकार था। और ये जो दोनों वर्ग के थे लोग 6% होने के बावजूद भी वहाँ की 40% भूमि में अपना अधिकार किए जमाए थे या किए थे। तो जो लुई 16वां था, आप लोगों को मालूम ही होगा, वो निरंकुश शासक था और इसी की वजह से वहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने शुरू कर दिए। और 1789 में क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। तो अगर बात करें लुई 16वें की तो कह दिया जाएगा लुई 16वां शासक कब बना। लुई 16वां 1774 में फ्रांस का शासक बना था और 1789 में उसको गद्दी से हटा दिया। यानी कि कुल मिला जुला करके वो शासक कितने वर्षों तक किया, 15 वर्षों तक। लुई 16वां फ्रांस में 15 वर्षों तक शासन किया और 1789 में जब क्रांति हो गई तो उसको गद्दी से हटा दिया गया। फिर से वहाँ के लोग जो हैं वो चाहते थे कि प्रजातंत्र आए, यानी कि लोगों का शासन हो जाए। तो कुछ वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर से 1797 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सैन्य या शक्ति को या सेना को मजबूत करके वो इटली पे क्या करता है, आक्रमण कर देता है और उसको उसमें विजय हासिल होती है। तो इटली को हराने के बाद उसने कई राष्ट्रों को हराया था। उसने 1805 में ऑस्ट्रिया को हराया था और 1806 में रूस को हराया था, नहीं प्रसा को हराया था, और 1800
रूस को हराया था। इसका ट्रिक आप लोगों को बताए थे, जो 3 राष्ट्रों को हराया था उसका ट्रिक था अ पर। अ से ऑस्ट्रिया, प से रसा और र से रूस। और तीनों का जो सन है 1805, 1806 और 1807। तो इसी की वजह से इन तीनों राष्ट्रों को हराने के बाद, और पहले भी वो इटली को हरा चुका था, तो इसके बाद क्या होता है 1815 में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और रसा ये मिल करके क्या करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर देते हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के बाद एक और नाम आता है और वो नाम है ज्यूसेप्पी मैज़िनी का। तो हम जान लेते हैं ज्यूसेप्पी मैज़िनी के बारे में भी। तो ज्यूसेप्पी मैज़िनी का जो जन्म था वो 1807 में हुआ था। इसने क्या किया था, जैसे फ्रांस में कार्बोनारी संगठन का इसको सदस्य बनाया गया। किसका सदस्य? कार्बोनारी संगठन का सदस्य बनाया गया था। लेकिन 24 वर्ष की युवावस्था में इसने क्या किया था, लिगुरिया, एक वहाँ पे प्लेस है लिगुरिया, तो लिगुरिया पे इसने क्या किया, आक्रमण किया। या कह सकते हैं कि वहाँ पे भी एक क्रांति हुई थी लिगुरिया में। तो उसी क्रांति के तत्पश्चात इसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। और इसके तुरंत बाद ज्यूसेप्पी मैज़िनी ने क्या किया, 2 भूमिगत संगठनों का स्थापना की। तो उसमें से एक था यंग इटली, यंग इटली। तो यंग इटली का जो स्थापना किया था उसने कहाँ पे किया था, मार्सेई में। और बर्न में उसने यंग यूरोप का स्थापना किया था, यंग यूरोप। तो यंग इटली और यंग यूरोप, इसके जो सदस्य थे वो सदस्य थे पोलैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के और ब्रिटेन। यानी कि और वैसे लोग थे जो समान विचार थे, ठीक, जो समान विचार के लोग थे उन्हीं को इन दोनों संगठनों का सदस्य बनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं, अब ये जो चैप्टर है आप लोगों का समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये पहला भाग है। अभी और वीडियो बनेगा इस चैप्टर के ऊपर, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसी पे हम विराम देते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।